जी अस्सलाम वालेकुम कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 85 और ये हमारा प्रैक्टिस वाला लेक्चर है जिसमें हम केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस किया करते हैं। तो आज हम कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं? टेंजिबल नॉन करंट एसेट। कल एक ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, आप भाग गए थे उसके बाद। आज हम टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स भी डिस्कस करेंगे, इनटेंजिबल्स भी करेंगे। इनटेंजिबल्स भी पढ़ा है ना सुबह, इंटेंजिबल के क्वेश्चन, और फिर स्पेशल केसेस में से भी कुछ केसेस आएंगे। स्पेशल केसेस कौन कौन से पढ़े आज हमने? वारंटी, लिटिगेशन, इंश्योरेंस, फायर और इन्वेंटरी फिजिकली नॉट वेरीफाइबल या वेरीफाइड एट अदर डेट। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 था, कल वाली असाइनमेंट में था। यू आर द ऑडिट पार्टनर एट पहले रिक्वायरमेंट, डिस्कस हाउ यू वुड डील विद ईच ऑफ द अबव सिचुएशन, सिर्फ रेलिवेंट सिचुएशन है। सेकंड, एंड द पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, ड्राफ्टिंग ऑफ ऑडिट ओपिनियन इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी कह रहा है मुझे प्रोसीजर भी बताओ और ओपिनियन भी बताओ, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताओ। यानी उसने कॉम्बिनेशन बना दिया किसके साथ? चैप्टर 4 के साथ, प्रोसीजर्स का। लेकिन कह रहा है मुझे ड्राफ्टिंग ना दिखाओ। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है? लिख के बताना ओपिनियन की वर्डिंग क्या होगी। कहता नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दो क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स या डिस्क्लेमर। उसे लिख के ना बताओ कि उसकी वर्डिंग पैराग्राफ क्या होगा। सेकंड, कहते you are the audit partner at BLC and company chartered accountants, the following matters are under your consideration. Second, RL is involved in the manufacturing and supply of beverage throughout Pakistan through its plants situated in Lahore. अभी तक किसी एरिया के प्रोसीजर्स के बारे में नहीं बता रहा, नेचर ऑफ बिजनेस बता रहा है। ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन कोई नहीं बताई, नेचर ऑफ बिजनेस बता रहा है। ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन नहीं बताई, कोई नहीं बताया। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर ए फायर अकर्ड एट RL's plant due to which a significant portion of the plant has been destroyed. डिस्ट्रॉयड को अंडरलाइन कर लें। अब ये प्लांट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये ट्रांजैक्शन हो गई ड्यूरिंग द ईयर। ये इवेंट यहाँ ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर कर हुआ क्या? प्लांट डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसका मतलब है हमने डिस्पोजल ऑफ प्लांट, ये इसके प्रोसीजर लिखेंगे, फायर के भी लिखेंगे, क्या आग लगी है लोकेशन को देख लेंगे। कह रहे द मैनेजमेंट हैज रिटन ऑफ द प्लांट एंड रिकॉर्डेड एन इंश्योरेंस क्लेम अमाउंटिंग टू ₹400 मिलियन। यानी डिस्पोजल के भी प्रोसीजर लिखेंगे, डिस्ट्रक्शन बाय फायर के, और इंश्योरेंस के भी लिखेंगे। The written down value of plant at the time of fire was 390 million. RL is negotiating the purchase of another plant and order is expected to be placed soon after receiving the insurance claim. पहले मुझे ये बताइए, प्लांट था, आग से जल गया, उसकी जगह पे दूसरा प्लांट बाय करने की बात की उसने। एडिशन के प्रोसीजर आएंगे कि नहीं? एडिशन के प्रोसीजर नहीं आएंगे क्योंकि दूसरा प्लांट उसने बाय नहीं किया। इसका मतलब है इसमें जो असल ट्रांजैक्शन हुई है पूरे साल में वो दो हैं, एक फायर जिससे एसेट डिस्ट्रॉय हुआ और एक इंश्योरेंस। ये जो डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एसेट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसके क्या प्रोसीजर है? फिजिकली इंस्पेक्ट करेंगे लोकेशन को जहां पे आग लगी है, और नहीं, कंडीशन नहीं चेक कर सकते। जो एसेट डिस्पोज हो, तो डिस्पोज हो चुका है, एसेट बिक चुका है, उसकी कंडीशन चेक नहीं कर सकते। हाँ, जिस जगह पे आग लगी थी मैं उस लोकेशन को विजिट करने की बात कर रहा हूं, उस एसेट को फिजिकली इंस्पेक्ट करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है, उन्होंने राइट ऑफ कर दिया, डिस्पोज कर दिया। तो हम उसके डिस्पोजल की अमाउंट्स को वेरीफाई करेंगे कि क्या गेन या लॉस ठीक कैलकुलेट किया गया, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन ठीक की गई, बुक से राइट ऑफ कर दिया गया। ये एक दो प्रोसीजर, एक फायर का एविडेंस ले लिया जिससे पता चला सचमुच आग लगी कि नहीं, दूसरा जो एसेट डिस्पोज हुए
डिस्पोज हुआ प्लान, उसके प्रोसीजर बता दिए। इंश्योरेंस के क्या प्रोसीजर लिखेंगे रिसीवेबल के ऊपर? इंश्योरेंस एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट करना है, कम्युनिकेशन देखेंगे, कम्युनिकेशन विद इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम एडमिट किया कि नहीं किया, अगर एडमिट कर रही है ये एंड के बाद उसका स्टेटस, और अगर वर्चुअली सर्टन है इस सारे नतीजे के बाद अगर हम पहुंचते तो रिकॉर्ड करेंगे, वरना क्लियर। अच्छा, इसमें एक और चीज सुन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एक सिचुएशन में दो एरियाज के प्रोसीजर आ रहे हैं या दो आइटम्स के प्रोसीजर हैं, ये बात समझ आ गई आपको? मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन लिखते हुए दोनों को अलग-अलग हेडिंग दे के लिखना चाहिए या इकट्ठे मिला दें सारे प्रोसीजर? आई कैब हमेशा इकट्ठे मिला रहा है, लेकिन ज्यादा बेहतर है अलग-अलग। लेकिन अगर कभी आप एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे, एग्जाम में बहुत बंदा प्रेशर में आ जाता, सामने की चीज भी पता नहीं चलती कि मुझे कौन सा प्रोसीजर किस में लिखना चाहिए, तो आप इसको इकट्ठा कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रैक्टिस करते हुए खुद आजकल जब घर में होम असाइनमेंट करें तो कोशिश करें कि लादा, ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो कि ये इसकी वजह से ये प्रोसीजर, इसकी वजह से ये प्रोसीजर। क्लियर? अच्छा, अब आगे इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट की तरफ आते हैं। तीसरा एरिया मैं जो एसेट खरीदने के लिए कर रहा हूं उसके लिए मैंने वो तो नहीं, नया एसेट खरीदने की बात चल रही है, अभी एसेट खरीदा नहीं है, इजाजत नहीं लिख सकते नहीं, वो ट्रांजैक्शन, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर हो रही है वो ट्रांजैक्शन नया एसेट? क्लियर? अच्छा, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट, ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद जो रिलेट करते हैं डिस्पोजल से, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल से, हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि काउंटिंग और डिस्क्लोजर ठीक है, अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन प्लस एम्फेसिस ऑफ मैटर। अच्छा, किसी के जहन में की ऑडिट मैटर आ रहा है, वो भी ठीक है, की ऑडिट मैटर भी ठीक है। ये वैसे चूंकि एक ही प्लांट था उसका और एक ही प्लांट था जिसके ऊपर सारी मैन्युफैक्चरिंग, तो मेरा ख्याल है एम्फेसिस ऑफ मैटर ज्यादा बेहतर है, लेकिन की ऑडिट मैटर भी ठीक है। दोनों में से ज्यादा अहम कौन सा है? एम्फेसिस ऑफ मैटर। कम अहम क्या है? तो अगर ज्यादा एसेट या ज्यादा सिग्निफिकेंट एसेट डिस्ट्रॉय हो रहा हो ना, तो फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर, ठीक है। वो था क्या, नेचुरल डिजास्टर सिग्निफिकेंटली इफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, उसकी वजह से एम्फेसिस ऑफ मैटर। लेकिन अगर आप की ऑडिट मैटर भी लिख देते हैं तो ठीक है, वो गलत नहीं है। और अगर सही काउंटिंग का डिस्क्लोजर नहीं हुआ तो फिर मिस स्टेटमेंट है। इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा? मटेरियल के परवेसिव प्रॉफिट बिफोर टैक्स 300 मिलियन है, क्या उसने बताया? हाँ, ये तो इसका इफेक्ट परवेसिव होगा, परवेसिव होगा। प्रॉफिट के 50% से ज्यादा आ गया ना, तो इफेक्ट क्या होगा? परवेसिव, एडवर्स। अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कहा सर गोइंग कंसर्न का कोई इशू अराइज होगा, चूंकि इंश्योरेंस करवाई हुई है, इंश्योरेंस करवाई हुई है, इसलिए गोइंग कंसर्न का इशू राइज। आपको याद है गोइंग कंसर्न के जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे ना, उसमें लिखा था अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड, कि या तो इंश्योरेंस करवाई या थोड़ी सी इंश्योरेंस, ये तो पूरे इंश्योरेंस करवाई है। अगर क्वेश्चन में वो कह देता ना कि इंश्योरेंस क्लेम रिफ्यूज हो गया, रिजेक्ट हो गया है, फिर गोइंग कंसर्न का इशू आ सकता था। मेरी असेसमेंट के मुताबिक ये नहीं है। देखिए, वो उस वक्त जिस वक्त मैंने सॉल्यूशन बनाया बुक वाला, में भी मेरी जजमेंट के मुताबिक उस वक्त आना चाहिए था। फिलहाल चूंकि इंश्योरेंस करवाई हुई है तो इसीलिए गोइंग कंसर्न का पॉइंट मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए। लेकिन वो उस सिचुएशन में मैंने शायद लिखा होगा कि अगर ये प्रोबेबल, ये हाँ म्यूचुअली सर्टन नहीं होता इंश्योरेंस वाले, इफ करके लिखा हुआ है, हाँ फिर ठीक है ना, इफ करके लिखा हुआ तो फिर ठीक है ना। वो एक एडिशनल पॉइंट है कि अगर इंश्योरेंस वाले क्लेम को एडमिट नहीं करते, वो कहते हैं हमने कोई पैसे नहीं देने, तो फिर और अल्टरनेट फाइनेंस भी अवेलेबल नहीं, तो फिर गोइंग कंसर्न का इशू आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? सबसे अहम चीज जो इसमें थी ना, एक ये थी कि आपने दोनों इश्यूज को कवर करना है, डिस्पोजल को भी, इंश्योरेंस को भी।
और दूसरा रिक्वायरमेंट में दो चीजें पूछी हैं, प्रोसीजर भी और इफेक्ट ऑन रिपोर्ट भी। ये बड़ा इशू है। ये मेरा रिस्क नहीं है कि डिस्पोजल में आपको एक दो प्रोसीजर दो तीन जहन में आए, एक दो प्रोसीजर जहन में नहीं आ सके, ये बड़ा रिस्क नहीं है। इंश्योरेंस रिसीवेबल में दो तीन प्रोसीजर आए, एक दो जहन में नहीं, ये बड़ा रिस्क नहीं है। इसकी वजह से इंशाल्लाह आप फेल नहीं होंगे कि एक दो प्रोसीजर जहन में एग्जाम में नहीं आ सके। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट को सही तरीके से पिक नहीं किया या दो इश्यूज में से एक को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरे को नहीं, ये बड़ा इशू है। इसकी वजह से फेल होने का रिस्क ज्यादा। नुकसान से उनका क्वेश्चन ये है कि सर नुकसान हुआ है 390 का, क्लेम फाइल किया 400 मिलियन का। देखें बाज़ क्लेम जो असल में हम एंट्री करते हैं ना वो बुक वैल्यू की बेस पे करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस वालों से जो क्लेम मिलता है ना वो मार्केट वैल्यू की बेस पे मिलता है। इस वजह से अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है। ये उसने गलत नहीं किया कि 390 मिलियन का नुकसान हुआ है तो 400 मिलियन का उसने इंश्योरेंस क्लेम बुक कर दिया है। असल में वो मार्केट वैल्यू का फ़र्क होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट 15, you are the manager on the audit of Noble Limited. Sorry. What audit evidence will you gather to address the above issues? Audit evidence का मतलब क्या है? Procedures. क्योंकि प्रोसीजर और एविडेंस एक ही चीज है, और प्रोसीजर से ही एविडेंस मिलता है। प्रोसीजर से ही एविडेंस मिलता है ना। कह रहे यू आर द मैनेजर ऑन, हमने सिर्फ इसका मतलब प्रोसीजर बताने हैं, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं बताना। मार्क्स ज्यादा है उसमें, और भी इशू था ना, वो नहीं कवर किया, रेलिवेंट कर दो। यू आर द मैनेजर ऑन द ऑडिट ऑफ नोबल लिमिटेड लिस्टेड कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एयर कंडीशनर्स फॉर मोटर व्हीकल assembles. Annual sales of the company is rupees 850 million. Profit before tax is 60 million. Your review of the audit working paper file has disclosed the following outstanding issues. Second, depreciation of certain equipment has been charged at 10% per annum on reducing balance method. इससे हमें पता चल गया डेप्रिसिएशन की बात कर रहा, तो डेप्रिसिएशन के प्रोसीजर हमने लिखने। अभी तक के क्वेश्चन से ये, दिस रेट इज कंसिस्टेंट विद प्राइर ईयर्स एंड द सेम रेट इज बीइंग यूज्ड बाय मोस्ट अदर कंपनीज इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसका मतलब है एक प्रोसीजर हमारा, तो उसने क्वेश्चन में क्या परफॉर्म कर चुके हैं, हम क्या कर चुके हैं, जिसमें उस डेप्रिसिएशन रेट को कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर के साथ और इंडस्ट्री के साथ। इसका मतलब हमारे प्रोसीजर में ये प्रोसीजर नहीं आएगा, इससे एग्री करते हैं। फिर however significant losses have recently been recorded on disposal of similar equipment. अच्छा, क्या सिग्निफिकेंट लॉसेस या गेन होना डिस्पोजल पे, सिग्निफिकेंट मतलब अनयूजुअल, बड़े, क्या ये डेप्रिसिएशन के गलत रिकॉर्डिंग की इंडिकेशन होती है? रहता ना, हाँ, कि जब आप डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा रिकॉर्ड कर रहे हो, ओवरचार्ज कर रहे हो, तो डिस्पोजल पे क्या होगा, गेन। और जब आप डेप्रिसिएशन अंडरचार्ज कर रहे हो तो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन पे डिस्पोजल पे आती है, सामने लॉस होता है। तो इसका मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन सिग्निफिकेंट लॉस या गेन होना डिस्पोजल पे किस चीज की इंडिकेशन है, ओवरस्टेटमेंट। और इस केस में लॉस हो रहा है, अंडरस्टेटमेंट। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन रेट ज्यादा होना चाहिए था, तो यही मतलब है ना। बहरहाल चलें इसको छोड़ें, इतना तो पता चल गया लॉसेस या डिस्पोजल की वजह से, लॉसेस या गेन की वजह से कि डेप्रिसिएशन रेट ठीक नहीं होता। तो हमने डेप्रिसिएशन की वेरिफिकेशन के प्रोसीजर लिखने हैं, एग्रीड? और की प्रोसीजर लिखने हैं, डिस्पोजल, क्या डिस्पोजल के प्रोसीजर लिखेंगे? शाबाश, यस लिखेंगे। कैसे पता चला लिखेंगे? क्या डिस्पोज हुआ तो पता चला ना लॉसेस है। डिस्पोज, डेप्रिसिएशन के प्रोसीजर भी आएंगे, डिस्पोज, कोई और प्रोसीजर आएंगे। ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे ना हो, क्योंकि लॉसेस के हो सकता है, लॉसेस हमें बता रहे हैं कि हो सकता है इसमें कोई रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व हो और ये ट्रांजैक्शन
आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं है, उसको सस्ते दामों बेच रहे हैं। तो हम इसमें मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन भी लेंगे कि बताइए रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन तो नहीं है, और इंश्योर करेंगे कि मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे सेल हुई हो। तो 3 एरियाज आ गए, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की इंडिकेशन है। ठीक है, इसमें वो सारे प्रोसीजर नहीं लिख देने कि रिलेटेड पार्टी नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड, नहीं, बल्कि इसमें सिर्फ 1-2 प्रोसीजर आपने लिखने हैं कि हम इंश्योर करेंगे, वेरीफाई करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे इसमें रिलेटेड पार्टी तो इन्वॉल्व नहीं है, और अगर रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है तो ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे हुई हो और उसकी अप्रूवल भी हुई हो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की अप्रूवल होनी जरूरी है। बस ये 2-3 बातें लिखेंगे। ठीक है, अप्रूवल, डिस्क्लोजर और आर्म लेंथ बेसिस पे। सेल एग्रीमेंट को भी हाँ वो डिस्पोजल में देख लेंगे। सेल डेप्रिसिएशन में क्या क्या देखेंगे? रीजनेबल कैसे, यूजफुल लाइफ कैसे वेरीफाई करेंगे? एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हैं इसमें, एक्सपर्ट को, और मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन भी लेंगे कि बताइए कि एस्टिमेट किया जो आपने, अच्छा सॉरी रिप्रेजेंटेशन ले लिया, हाँ ठीक है भाई, जो प्रोसीजर इसने क्वेश्चन में बता दिया बस सोल्यूशन में नहीं लिखेंगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन वाला भी सही आइडेंटिफाई किया नहीं लिखेंगे। कंपेयर विद पास्ट ईयर, लाइफ को कंपेयर किया पास्ट ईयर के साथ, इंडस्ट्री के, वो भी नहीं लिखेंगे। हाँ एक्सपर्ट को लिखेंगे, रिकैलकुलेशन को लिखेंगे, नहीं हो डिस्पोजल की नहीं हो, फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं यार, डिस्पोजल है नहीं, लेकिन एक मिनट है, लेकिन इस तरह के दूसरे एसेट तो होंगे, हम डेप्रिसिएशन को वेरीफाई कर रहे हैं इसमें, तो ये कंडीशन मेरा ख्याल है हो सकता है, क्योंकि जो एसेट डिस्पोज नहीं हुए हम उनकी डेप्रिसिएशन को चेक कर रहे हैं, जो डिस्पोज हो गया उसकी डेप्रिसिएशन को नहीं देख रहे, उसकी इंडिकेशन की बेस पे बाकियों की बेसिस चेक कर रहे हैं। क्लियर? इसमें सबसे अहम चीज पता क्या थी कि आपने 3 इश्यूज आइडेंटिफाई करना है, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, रिलेटेड पार्टी की डिस्कशन। बेहतर है अलग-अलग हेडिंग देके करें, लेकिन इकट्ठा भी प्रोसीजर सारे लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई और इश्यू इसमें? आगे चलते हैं। Your firm has been appointed as the auditor of Jugnu Limited. अच्छा, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, for each of the above issues, comment on the matters that you should consider and state the audit evidence that you should expect to be available. अच्छा, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं पूछा, एग्रीड? एविडेंस के सिर्फ प्रोसीजर बताने हैं। कह रहा है योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ जुगनू लिमिटेड व्हिच इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द प्रीसीडिंग ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज अनमोडिफाइड। ये अगर उसने इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा होता ना तो अदर मैटर में ये इंफॉर्मेशन काम आती। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड April 30, 2011 डिस्क्लोज ए प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 75 million एंड टोटल एसेट्स ऑफ 2100। ये एसेट्स और प्रॉफिट क्यों दिए हैं उसने भला? अच्छा, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट तो पूछा नहीं उसने, तो मटीरियलिटी का क्या करेंगे हम? बता दे, ये उसकी सिग्निफिकेंस को बताने के लिए कि मैटर सिग्निफिकेंट है, ये बताने के लिए हम, अगर उसने इफेक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं भी पूछा लेकिन प्रॉफिट दिया है, अमाउंट्स दिए हैं, उसकी सिग्निफिकेंस के लिए कि ये मटीरियल है, इममटीरियल नहीं है। You are the audit manager at JL. The following issues arose during the audit and now requires your attention. जो रेलिवेंट इशू है सिर्फ वही बता रहा हूं। सेकंड, on July 1st, 2008, JL had acquired 4 high-tech machines for ₹200 million, which are being depreciated over a period of 10 years on the straight line method. पहले देख ले क्या ड्यूरिंग द ईयर की बात है, पुरानी
तो वो तो हमने चेक कर लिए होंगे। इसका मतलब है एडिशंस के ऊपर कोई प्रोसीजर वो 2008 में ही परफॉर्म हो गए होंगे। हाँ, आगे चल के अगर वो कोई डिस्पोजल की बात कर रहे हैं, लॉसेस वगैरह, तो फिर हम डेप्रिसिएशन के प्रोसीजर लिखेंगे। अभी आगे क्या कह रहा है? JL did not have the expertise to operate the machine and had entered into an agreement with Umar Limited to operate the machine. मशीन उससे नहीं चलानी आती थी, उसने उमर से कहा कंपनी से आप मशीन ऑपरेट करें। द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपायरिंग ऑन June 30, 2011 and Umar Limited has shown its inability to continue after the expiry of the contract. अब देखें, अब फिर आपने वही गलती की जो सुबह की थी कि जब फंड्स अवेलेबल नहीं है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है इन प्रोसेस, फंड अवेलेबल नहीं है, आपने फौरन ही काम पेड कर दें। आल्टर क्या किसी और सप्लायर को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए ऑपरेटर को? क्या इस 3-4 महीनों में अपने ही स्टाफ को ट्रेनिंग की बात करनी चाहिए कि अगर उन अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है किसी सप्लायर से या हमारा स्टाफ ट्रेंड हो जाता है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो क्या करना होगा? फिर इम्पेयरमेंट के प्रोसेस, इम्पेयरमेंट टेस्ट। अच्छा, उसके लिए क्या प्रोसीजर लिखेंगे? इम्पेयरमेंट के लिए क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करे। अच्छा, मुझे बताएं लिंक हो रहा है कि नहीं ये केस इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के साथ? क्योंकि मशीन को चलाने वाला कोई नहीं है तो उस मशीन तो फारेगा। क्लाइंट करेगी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, हम क्या करेंगे? चेक कर। अच्छा, उसमें क्या सिर्फ एक तो कैलकुलेशन चेक कर लेंगे ना, फिर अजम्पशंस की रीजनेबलनेस चेक करेंगे कि फ्यूचर की जो उसमें उन्होंने कैश फ्लोज, इनफ्लोज, आउटफ्लोज लिखे हैं वो रीजनेबल है कि नहीं। एक्सपर्ट, शाबाश, एक्सपर्ट को एंगेज करने की भी बात करेंगे। ये 3-4-5 प्रोसीजर हो गए, ये मेरा हाल है काफी है। डिस्पोजल नहीं, डिस्पोजल क्यों लिखेंगे? डिस्पोजल तो नहीं लिखेंगे इसमें, डिस्पोजल क्यों है आपके जहन में? इफ बेच दे तो फिर ये प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे। नहीं बेचा उसने, नहीं बेचा उसने, ठीक है, ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे। चलिए, इसमें कोई और कमेंट करना चाहे तो बता दे। हाँ, इंटरेस्ट रेट जिससे वो उसने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया है, वो जब इंपेयरमेंट टेस्टिंग में कैश फ्लोज के लिए वो हमारी अजम्पशन में आ जाएगा। वो एक हमारी अजम्पशन होती है। अजम्पशंस लिख के ना कि वैल्यूएट वेदर अजम्पशंस यूज्ड इन कैश फ्लो फॉर कॉस्ट आर रीजनेबल, उसके साथ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि कौन कौन सी अजम्पशन के कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज, ग्रोथ रेट, डिस्काउंट रेट यूज्ड इन कैश फ्लो फॉर कॉस्ट, ये अजम्पशंस ब्रैकेट में एग्जांपल देके लिख सकते हैं। इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या आ सकता है? वो स्टार्ट में हमने बता दिया ना कि हम मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे, बिल्कुल आ सकता है। क्या इंक्वायर करेंगे? सर क्या आपके पास अल्टरनेट ऑपरेटर अरेंज एग्रीमेंट किया है किसी के साथ? अगर किया तो कॉन्ट्रैक्ट हमें दिखा दे। और क्या कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या अपने स्टाफ को ताकि वो इस मशीन को चलाने के काबिल हो जाए? चलिए, अब ये देखिए, अब स्टूडेंट पता है क्या, जो स्टूडेंट थोड़ा रटा लगाने वाले होते हैं ना, वो कहते हैं सर ये केस तो आपने कहीं नहीं पढ़ाया सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाले चैप्टर में। और सच्चा नहीं पढ़ाया ना ये कि ऑपरेटर अगर यूज हो रहा हो मशीनरी और कोई रिफ्यूज कर दे तो क्या, नहीं पढ़ाया। लेकिन क्या आप अपनी जजमेंट की बेस पे यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म होने चाहिए? यही रिक्वायरमेंट है आपकी। आप में से ऐसे स्टूडेंट जो क्वेश्चन पढ़ के वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये नहीं कर सकते, तो वो फिर ICAP के लेवल पे भी नहीं पहुंचे। और अगर आपको पता चल गया कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर होने चाहिए, 1-2 जहन में नहीं आ सके लेकिन 3-4 जो लिखे हुए वो जहन में आ गए हैं, तो इसका मतलब है आप ICAP के पैटर्न के मुताबिक, ICAP के लेवल के मुताबिक तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, सच बताना है, कितने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पढ़ के लगा कि ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते क्योंकि ये सिचुएशन हमने नहीं पढ़ी हुई?
दो स्टूडेंट, बट ठीक है। अच्छा, तो आइंदा भी लेकिन आपने इस तरीके से सोचना है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, अपनी जजमेंट को जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे होना क्या चाहिए, आई कैप यही करे, बहुत कम चांस आई कैप रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछे या वही प्रोसीजर पूछ रहे, सिचुएशन पूछ रहे जो उसने पहले टेस्ट की हुई है। ये वैसे उसने 2-3 दफ़ा किया है कि पहले टेस्ट की हुई सिचुएशन जो है इंटेंजिबल्स की या रीवैल्यूएशन की, उसने 2-3 दफ़ा की हुई है टेस्ट। लेकिन हमने फिर भी तैयारी किस चीज़ के लिए करनी है, वर्स्ट केस के लिए। और वर्स्ट केस क्या है, इस तरह की अनसीन सिचुएशन दे देगा। अगर ये आपने इसके तकरीबन 70% प्रोसीजर खुद से बगैर सोल्यूशन देखे आपके जहन में आ गए थे, तो उसका मतलब है सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपका तैयार है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये अब थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन, इसमें करना क्या था भला? क्रिटिकली रिव्यू द ऑडिट प्रोग्राम। आपने इसको रिव्यू करना है। क्रिटिकली का मतलब होता है इसमें से गलतियां ढूंढे, और गलतियां होती हैं 2 तरह की, एरर, और आपने सिर्फ एरर के ऊपर जोर दिया होगा, ओमिशन के ऊपर क्या देख के छोड़ दिया, नहीं ये नहीं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। क्रिटिकली रिव्यू द ऑडिट प्रोग्राम। ये ऑडिट प्रोग्राम जिसे हमने क्या ऑडिट प्लान का नाम दिया था, ऑडिट प्लान या ऑडिट प्रोग्राम एक ही चीज का नाम बताया था ना ऑडिट प्लान में, बताया था भाई। एंड सजेस्ट चेंजेस आर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। चेंजेस को भी अंडरलाइन करें, एडिशनल को भी। चेंजेस का मतलब क्या है कि जो गलत है उसको बताओ क्या ठीक, कैसे ठीक करो, और एडिशनल का मतलब क्या है। अच्छा, इसका मतलब पता क्या है, ये जिस भी एरिया का प्रोसीजर ऑडिट प्लान है ना, उस एरिया के सारे प्रोसीजर मेरे जहन में आ जाएं, और जो जो उसने यहाँ पे लिख दिए हैं उनके अलावा सारे छाप दूं मैं। आधे से ज्यादा नंबर ऐसे आ जाएंगे। आधे से ज्यादा मार्क्स किस वजह से आएंगे, इनके अलावा 5 कि इन जिस एरिया का भी, कल कला को किसी और एरिया का भी दे सकता है ना, इसी तरह जिस एरिया का भी ऑडिट प्लान है उसके सारे प्रोसीजर मेरे जहन में आ जाएं, और जो उसने मेंशन कर दिए हैं इसके अलावा बाकी भी परफॉर्म होने चाहिए ना। एडिशनल का मतलब यही है, सारे आंखें बंद करके छाप दूं, नहीं आंखें खोल के छाप दें, महावर्तन नहीं सर, हम आंखें बंद कर। तो भाई समझ आ रहे हैं क्यों, क्योंकि उसने एडिशनल का वर्ड, एडिशनल का मतलब क्या है कि इस एरिया में इसके अलावा कोई प्रोसीजर परफॉर्म होता है तो वो भी बताओ। और चेंजेस का मतलब क्या है, जो इसमें से गलती आगे। अच्छा, लेकिन फिर नीचे कह रहा है एज्यूम दैट द एसेट्स आर कैरीड एट कॉस्ट। इसका मतलब है ये फिक्स एसेट क्या है ना, इसका रिवैल्यूएशन के प्रोसीजर नहीं आएंगे। नो डिस्पोजल वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड नो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग का भी नहीं करना, डिस्पोजल का भी नहीं करना, डेप्रिसिएशन के करने, और एडिशंस के हैं, हाँ एडिशन के भी। अच्छा, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड के वो वैसे स्पेशल एरिया है, वो बताता है स्पेशल के बारे में, लेकिन अगर हमारे प्रोसीजर पूरे ना हो रहे हुए सेल्फ कंस्ट्रक्टेड छाप देंगे, क्योंकि असूल के मुताबिक चले ना। उसने जिन जिन चीजों को एक्सक्लूड किया है बाकी हैं, और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड बचता है बाकी। You are the audit manager in the firm of chartered accountants while reviewing the audit working papers of a client who came across the following audit program on property, plant and equipment. ये audit program है। Verify reconciliation of ledger balance with the fixed asset register. Ledger fixed asset register के साथ completeness है, तो इसका मतलब है ये प्रोसीजर। अच्छा, आपने इसको इग्नोर नहीं करना, 1 लिख के लिखना है कि दिस इज रेलिवेंट प्रोसीजर, नो चेंज सजेस्टेड। एडिशनल इकट्ठे करेंगे ना सारे, अलग अलग थोड़ी करेंगे। सेकंड, ऑब्टेन शेड्यूल ऑफ फिक्स एसेट शोइंग ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन।
एंड क्लोजिंग बैलेंस। एग्जिस्टेंस का तो बिल्कुल भी नहीं है ना, एग्जिस्टेंस का तो फिजिकल वेरिफिकेशन से होगा। कंप्लीटनेस का है और एक्यूरेसी का नहीं है। इसमें कंप्लीटनेस की एजर्शन इससे भी क्योंकि जब कभी रिकॉर्ड को मैच करते हैं कंप्लीटनेस की एजर्शन इससे वेरीफाई होती है। अच्छा, इसमें टेक्निकली एक और गलती है। हाँ, उसने ये तो कह दिया है कि शेड्यूल ऑब्टेन करो, लेकिन उसे एग्री नहीं करना। एग्री किए बगैर भी भला कंफर्म होगा कि कंप्लीट है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं। तो इसमें असर्शन में प्रोसीजर में हमें लिखना चाहिए कि इसको एग्री भी करना है बैलेंस शीट की फिगर के साथ, सिर्फ शेड्यूल को ऑब्टेन नहीं करना, इसे एग्री भी करना। और असर्शंस में ये कंप्लीटनेस की असर्शन भी लिखनी चाहिए। ये कंप्लीट एक्यूरेसी के ऊपर, हाँ एक्यूरेसी नहीं है लेकिन कंप्लीटनेस जरूर होना चाहिए। तो ये इंस्टेड ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी की असर्शन किससे वेरीफाई होती है भला? जो ड्यूरिंग द ईयर एसेट परचेज किए होते हैं उनकी इनवॉइस चेक करके कि सही अमाउंट कैपिटलाइज हुई कि नहीं, और डेप्रिसिएशन की रिकैलकुलेशन करके। ये जब टोटल अमाउंट्स मैच हो रही होती हैं ये कंप्लीटनेस के लिए। सेकंड, ओके। थर्ड, वेरीफाई द कॉस्ट ऑफ एडिशन टू फिक्स एसेट्स एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस विद रिलेटेड इनवॉइसेस। ये ठीक है, नो चेंज रिकमेंडेड। फोर, फिजिकली इंस्पेक्ट द एडिशंस मेड ड्यूरिंग द ईयर। ओनरशिप नहीं आएगा, शाबाश। ओनरशिप के लिए कौन सा प्रोसीजर? टाइटल डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना, शाबाश। तो हम इसमें बताएंगे इस पर एग्जिस्टेंस तो वेरीफाई हो रही है, ओनरशिप नहीं हो रही। ओनरशिप एक्सक्लूड हो जाना चाहिए इस सोल्यूशन। ऑन सैंपल बेसिस सेलेक्ट एसेट्स एंड चेक द डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। एक्यूरेसी ये ठीक है मेरा ख्याल। अच्छा, अब मजीद प्रोसीजर, एक मिनट ठहरे, जिससे पूछो वो बताए। ये भाईजान बताएंगे इसमें वो कौन सा प्रोसीजर है जो हमने पढ़ा हुआ है फिक्स एसेट्स वाले एरिया में, टेंजिबल, और यहाँ पे नहीं है। यूजफुल लाइफ की रीजनेबलनेस चेक करना, करेक्ट। डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करना नहीं लिखना, क्योंकि वो उसने क्या दिया। डेप्रिसिएशन रेट आपने लाइफ का मतलब रेट ही है, वो दोबारा नहीं लिख सकते। फिजिकली इंस्पेक्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर। हाँ 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 हाँ। अच्छा बताइए, फिजिकली इंस्पेक्ट करना यहाँ पे एडिशनल प्रोसीजर के तौर पे आएगा कि नहीं? क्यों, उसने फॉर्म में लिख तो दिया। हाँ शाबाश, वो सिर्फ एडिशंस हैं। क्लोजिंग बैलेंस में जो बाकी के एसेट्स हैं उनको भी तो चेक करना है, एडिशंस आएगा। और ओनरशिप टाइटल डॉक्यूमेंट्स आएगा, शाबाश। और क्लासिफिकेशन रिव्यू करेंगे लिस्ट को, के शाबाश आएगा। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोज आएगा, बिल्कुल आएगा। स्कैन लेजर हो गया क्लासिफिकेशन में, नहीं सॉरी, स्कैन लेजर इसलिए कि अनयूजुअल आइटम्स तो नहीं है, और हमने रिव्यू किया था लिस्ट को कि रेवेन्यू आइटम्स तो नहीं आ गई इसमें। पर वैसे दोनों मिलते जुलते हैं क्लासिफिकेशन। चले आगे चलें, काफी है रीवैल्यूएशन के प्रोसीजर। चलिए ठीक। अच्छा, नंबर तकरीबन पूरे हो गए या सेल्फ कंस्ट्रक्टेड का भी फिट करें? एक नंबर में कितने प्रोसीजर लिखने होते हैं? हाँ, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो। कम से एक नंबर के लिए कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो। अनफॉर्चुनेटली हमें वो क्वेश्चन में टोटल मार्क्स बता रहा होता, ये नहीं बता रहा होता एक प्रोसीजर के कितने, वरना हम उस लिहाज से प्रोसीजर बता दें। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने सेफर साइड पे रहना है। अगर हो सके तो 2 लिख दे, सारे लिख दे, सारे 11 तो 2 22 नहीं, क्योंकि कुछ नंबर हमें इसके भी मिले होंगे ना गलतियां। कुछ नंबर चेंजेस के हैं, कुछ एडिशन के हैं।
तो 3-4 तो हमें चेंजेस के भी मिल गए होंगे। 5 गलतियां हमने ढूंढी है। फिर से गिन लेते हैं। एक, दो, अच्छा ये भी बताया जो ठीक। अच्छा अब मुझे ये नहीं पता कि हाँ इसको ठीक कहने के उसका नंबर रखा है कि नहीं रखा। क्रिटिकल, हाँ मेरा ख्याल है। तो इसका मतलब है हमने फिर हर आइटम को कमेंट किया होगा, जो गलत है उसके बारे में बताया गलत है, जो ठीक है उसके बारे में बताया ठीक है, तो फिर ठीक का भी नंबर रखा होगा ये बताने का। उम्मीद है, कंफर्म नहीं है। एग्जाम में इतनी अनसर्टेनिटी तो होती है। अच्छा एग्जाम में अगर मार्किंग स्कीम उसने साथ दे दी हो ना, मार्किंग स्कीम, मेरा ख्याल है 20% मजीद स्टूडेंट पास हो जाए, जो इस वजह से सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़ आते हैं कि उसने पूछा ही नहीं करते हैं इसके बारे में। हालांकि साइलेंटली उसकी रिक्वायरमेंट है। इसके बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सेफर साइड पे खेलना है आपने। थोड़ा सा ज्यादा लिख दे, नहीं सर मेल करते हैं। थोड़ा सा ज्यादा लिख दे। 3 रिक्वायरमेंट फॉर ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट मैटर्स है ऊपर एक ही, क्योंकि असाइनमेंट के लिहाज से रेलिवेंट उठाया ना। स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर विच में बी परफॉर्म्ड बाय योर टीम। ऑडिट प्रोसीजर बताने हैं। और ये भाईजान जो परेशान है ना, आपने देखा है इतनी परेशानी से देखा है, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। अब ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करवाना है। डिस्कस इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। You are the audit manager firm of chartered accountants following independent matter under your control. CEL operates a chain of cafes in Pakistan. Before the year end, a large number of customers complained about food poisoning, possibly as a result of eating at the cafe. Some of the customers have taken legal action against CEL. Legal action. An out-of-court settlement with these customers is under process. No information has been provided in this regard in the draft financial statement. सबसे पहले बताइए भाई ये एरिया कौन सा है? लिटिगेशन वाला। सबसे पहले मुझे बताइए क्या क्या प्रोसीजर। आपने नहीं बोलना, भाई को बोलने दे। आप सिर्फ चेक करें सही बोल रहे हैं कि नहीं। लॉयर क्या? Send confirmation letter to lawyer कि उसे confirm about expected outcome of the case। ठीक है, लॉयर से पूछ लिया। और मैनेजमेंट के साथ क्या? हाँ, डिस्कस विद मैनेजमेंट अबाउट एक्सपेक्टेड सेटलमेंट, जो उसने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कही। 2 प्रोसीजर हो गए। क्या हमें वो जो कस्टमर ने, पार्टीज ने लीगल केस फाइल किए हैं, नोटिस पढ़नी चाहिए कि नहीं? हमें भी पता चले केस किस किस्म का है, और वो कॉपी इसलिए भी जरूरी है हमें भी पता चले, और हम हो सकता है अपने इंडिपेंडेंट लॉयर से कंसल्ट कर लें। 3 प्रोसीजर। यहाँ पे एक्सपर्ट से मुराद इंडिपेंडेंट लॉयर ही है। सब्सिक्वेंट स्टेटस देखेंगे केस का क्या है। शाबाश। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स चेक करेंगे कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। किसके बारे? केस के बारे में। अच्छा, एक केस स्टडी और थी एक जगह पे, वो शायद सीफे, उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी। उसने कहा था ये देखने के लिए कि कंपनी केस जीतेगी कि हारेगी, आप लॉयर के पास गए, आपने केस पढ़ भी लिया, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन वगैरह मिनट्स भी ले लिए। कहता आप एक बेहतरीन चीज आप स्किप कर गए। दूसरे नंबर पे बेहतरीन चीज कहता है इस कंपनी के जिसका ऑडिट कर रहे हैं ना, इसके क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स देख लें। आप कोई लैपटॉप लेते हैं ना, उसका कोई उसके ऊपर लिखा होता है क्वालिटी चेक, यहाँ लिखा था QC पास्ट, क्वालिटी कंट्रोल पास। अगर प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव निकलना शुरू हो जाए ना,
तो हम देखते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट अप्लाई सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो सही अप्लाई नहीं हो रहा हो ना, तो फिर इसका मतलब क्या है इन्वेंट्री एनआरवी पे करें कि क्लाइंट का कसूर है और ये फैसला इसके खिलाफ हो सकता है। एक जगह पे उसने लिखा था कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई मेरा शायद गाड़ियां थी, उस गालियां नहीं गाड़ियां गाड़ियां थी, तो उनका ब्रेक सिस्टम फेल हो गया था। तो उसने कहा था कि केस स्टडी में सोल्यूशन प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ये भी देखो जो गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको जाके रिव्यू करो कि उसमें कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करें, आप खुद भी उस कैफे में बैठ के कॉफी शॉफी पिए, खाना शाना खाएं, पता चलेगा कि नहीं। अगर घर खाना खा के घर गए, सुबह आंख खुली हॉस्पिटल में, तो आपने सीनियर को फोन करके कहना है कंफर्म मैं प्रोविजन रिकॉर्ड कराओ, ये क्लाइंट हारेगा सर। भाई समझ रहे हैं ना, क्लाइंट के वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको देखें इंटरनली, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। वो भी एक एविडेंस होता है किस चीज का, कि जो क्लेम फाइल किया गया है वो सही है कि नहीं। डिस्कस द इम्प्लीकेशन, भाई ठहर जाए, इम्प्लीकेशन और रिपोर्ट। अगर इस सारे प्रोसीजर से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल है, जो कि हमें इस सेटलमेंट वाली बात से लग रहा है। सेटलमेंट वाली बात किधर थी इसने, हाँ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, हाँ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कि कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो और अगर उसने रिकॉर्ड नहीं की, मिस स्टेटमेंट, इफेक्ट क्या, दोनों लिखेंगे। और अगर डिस्क्लोजर और प्रोविजन रिकॉर्ड कर दी गई है तो एम्फेसिस ऑफ मैटर, एक्सेप्शनल लिटिगेशन है कि नहीं है, एक्सेप्शनल लिटिगेशन। लेकिन अगर एग्जाम में ना वो एम्फेसिस ऑफ मैटर और की ऑर्डर मैटर में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देता है, तो बाज़ औक़ात आप ना कंफ्यूज हो जाते होंगे कि पता नहीं सर एम्फेसिस ऑफ मैटर आना है कि की ऑर्डर मैटर आना है। तो वहां पे आपने, वैसे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अगर वो एम्फेसिस ऑफ मैटर की लिस्ट में आइटम है तो एम्फेसिस ऑफ मैटर, वरना की ऑर्डर मैटर। तो ये चूंकि लिटिगेशन का केस है जो कि हमारी एम्फेसिस ऑफ मैटर की लिस्ट में मौजूद है, एम्फेसिस ऑफ मैटर लिखना चाहिए। क्लियर, वरना मेरी जजमेंट के मुताबिक अगर आप की ऑर्डर मैटर भी लिख देते हैं तो ठीक एक्सेप्ट है। नहीं, गोइंग कंसर्न का इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है। नहीं, अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ना भी हो फिर भी कोई इशू गोइंग कंसर्न का मुझे नहीं लग रहा इसमें। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन भाई जी, अगर कोई जाना चाहता है चला जाए, कोई पाबंदी नहीं है। You are the manager responsible for the audit of Folk Private Limited for the year ending 30th December 2020. Following issue are brought to your requirement में क्या है, state the procedure which may be performed और discuss with reason implication audit report. प्रोसीजर भी बताने हैं, इम्पैक्ट रिपोर्ट भी बताना है। पहला किस चीज का, ड्यूरिंग प्लानिंग द ईयर एंड इन्वेंट्री काउंट ऑडिट टीम डिसाइडेड टू विजिट थर्ड पार्टी प्रेमिसेस फॉर इन्वेंट्री वैल्यूड एट ₹10 मिलियन। थर्ड पार्टी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ऐसा होता है कि नहीं बाजू का। तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, थर्ड पार्टी के पास स्टॉक हो 3 ऑप्शन। पहली ऑप्शन खुद जाके चेक कर लो, दूसरी ऑप्शन खुद नहीं तो कंपोनेंट को केस करो, तीसरी ऑप्शन एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब देखते हैं इन्होंने क्या डिसीजन किया। वो कह रहा है थर्ड पार्टी हैज इन्फॉर्म्ड दैट बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट इन द wake of COVID-19 it has limited number of staff and consequently may not allow the audit team to visit its premises for inventory count at year end. However, audit team may visit its premises on or after 31 अक्टूबर। year end है 30 सितंबर को। क्लाइंट ने कहा भाई स्टाफ कोई नहीं है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया हुआ है, घर से कोई निकल नहीं सकता बंदा, स्कोप लिमिटेशन। उसने ये नहीं कहा कि कर ही नहीं सकते, उसने कहा भाईजान आप 31 अक्टूबर को आ जाना।
तो ये रोल ओवर वाला है। हाँ, इसमें एक ऑप्शन तो ये है हाँ कि 31 अक्टूबर पे स्टॉक काउंट करके रिवर्स वर्किंग जो हमने पढ़ी है। एक दूसरी ऑप्शन भी है क्या, वीडियो, अगर वहां पे स्टाफ अवेलेबल है, कोई ना कोई स्टाफ अवेलेबल है तो वीडियो कॉल वगैरह के जरिए से कर सकते हैं। सेकंड, a competitor has alleged that OPL has infringed its patent rights and has taken legal action for damage of rupees 500 million. OPL's independent legal advisor is of view that no estimates can be made about the outcome of this case at this point of time. No provision has been made for the possible loss. However, OPL intends to fully disclose it in notes of the financial statements. कौन सा केस है? कौन सा केस है? कौन सा केस है ये? लिटिगेशन। शाबाश। इसके कोई 2-3 प्रोसीजर बता दें। लॉयर और लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, पूछेंगे, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, एक्सपेक्टेड आउटकम, बीओडी के मिनट्स पढ़ेंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट का इफेक्ट देखेंगे। से एक अहम चीज आप स्किप कर रहे हैं। जब कभी पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट रजिस्टर्ड होते हैं ना, एक डॉक्यूमेंट मिलता है हमें, लीगल एग्रीमेंट होता है उन पार्टी के साथ जिनसे पेटेंट लेते हैं हम, परमिशन इसकी, वो डॉक्यूमेंट आप रीड करेंगे। जो पेटेंट एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट फॉर पेटेंट्स, उसको रीड करेंगे कि क्या वाकई उसकी वायलेशन हुई है कि नहीं। जैसे सम टाइम जो पब्लिशर्स है ना, कुछ इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं, यूएसए में जब आप जाए ना, किताब यूएसए में एक किताब आपको पता है कितने की मिलती है? पाकिस्तान के 12, 13, 14 हज़ार, वो तकरीबन $120-25 की बुक मिलती है, जो कि पाकिस्तान के 20-22 हज़ार के करीब, कम अज कम 12-13 हज़ार की। और नॉर्मली उधर पढ़ना बड़ा मुश्किल है, बड़ा एक्सपेंसिव कॉस्ट होती है पढ़ने में। 25 हज़ार के करीब की एक किताब है। अच्छा, अब वो ही बुक्स जब उन्होंने सेल करनी होती है ना इधर सब कॉन्टिनेंट में, ये इंडिया पाकिस्तान में, वो उसका एक एशियन इकोनॉमिक एडिशन पब्लिश करवाते हैं। मतलब यहाँ के पब्लिशर से एग्रीमेंट करते हैं, इसी बुक का लोकल, वो रफ सा कागज लगा के ब्लैक एंड वाइट करके कहते हैं सेल। उसके ऊपर कभी आप देखें ना तो लिखा होता है कि फॉर सेल ओनली इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड नेपाल, नॉट फॉर री एक्सपोर्ट टू नॉर्थ अमेरिका। इस तरह के अल्फाज लिखे। अगर हमें इजाजत दें इस कंडीशन के ऊपर कि इस बुक को हम पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसी एरिया में भेजेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर नहीं, और हम पाकिस्तान से बाहर भेज दें, वो हमारे खिलाफ केस फाइल करेंगे कि आप हमने जिस बंदे को, स्टूडेंट को यहाँ पे अमेरिका में बैठ के 25 हज़ार की किताब बेचनी थी, आपने उसे ऑनलाइन 1000 रुपये में बेच दिया, तो उन्होंने केस फाइल किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें जो एग्रीमेंट है उसके पेटेंट का, उसको रीड करके उसमें लिखा क्या हुआ है कि रीसेल को मना किया कि नहीं किया वापस अमेरिका में। तो पेटेंट्स की वायलेशन के लिए पेटेंट्स का एग्रीमेंट पढ़ना जरूरी है कि पता चले वायलेशन हुई भी है कि नहीं, और हुई है तो उसमें क्या लिखा। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स में डैमेजेस की अमाउंट लिखी होती है, किस बेसिस पे पेनल्टी वगैरह कैलकुलेट होगी, वो देखेंगे कि कहीं उससे ज्यादा तो नहीं। क्लियर? प्रोजेक्टेड 75 मिलियन, इसका इफेक्ट बताइए क्या है? मटेरियल के परवेसिव के मटेरियल परवेसिव, क्यों भला? बहुत ज्यादा। तो अगर प्रोविजन सही रिकॉर्ड नहीं की गई या डिस्क्लोज नहीं किया गया इसको एडिक्वेटली, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और अगर सही काउंट फॉर डिस्क्लोज किया गया है, कुछ भी नहीं, एम्फेसिस ऑफ मैटर खा गए मार। अच्छा चले, कोई बात नहीं। इसमें बोल 3 क्वेश्चंस हैं, ऐसे ना करें। अच्छा, मेरे कहने पे भी ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसका सिर्फ पार्ट ए करते हैं, बी करते नहीं।
You are the audit manager on BL for the year ended 31 August. The following issues have been brought. Okay, requirement. State the audit procedure which may be performed in respect of each of the above audit issues. Each अलग-अलग बताने हैं. Identified by your team. अच्छा, इनके प्रोसीजर को मिक्स नहीं करना. अगर इस केस के अंदर कोई दो इवेंट्स है ना, उनके प्रोसीजर को इकट्ठा कर सकते हैं. इसमें दो है, उसको इकट्ठा कर 1 और 2 के प्रोसीजर इकट्ठा नहीं करने, कोई नंबर नहीं मिलेगा. ईच इंडिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? ईच कोई ईच का भी वही मतलब, इंडिपेंडेंट का भी वही. आल्सो ब्रीफली डिस्कस इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इशू ऑन ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट में इम्प्लीकेशन हुए. यहां तो फायर किया ही नहीं था मैंने. BL has pending tax litigation in which department has raised demand of ₹75 million. भाई टैक्स लिटिगेशन है और डिपार्टमेंट FBI वाले क्या कहते हैं 75 मिलियन बस दे दीजिए हमें. मैटर हैज बीन चैलेंज्ड बाय BL एंड द डिसीजन इन दिस रिस्पेक्ट इज करंटली पेंडिंग विद द अपीलेट ट्रिब्यूनल. अपील में है केस. BL's tax advisor is confident of positive outcome of this litigation. No provision has been made in this regard. However, it has been disclosed as a contingency in the financial statements. Procedures क्या? Procedures क्या हैं? Litigation के. शाबाश. A lawyer, tax advisor, उसने वैसे बता दिया लेकिन हम उसे इंडिपेंडेंटली कंफर्म करेंगे. स्टेटस, सब्सिक्वेंट स्टेटस देखेंगे, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे एक्सपेक्टेड आउटकम के बारे में, सब्सिक्वेंट इफेक्ट देखेंगे. अच्छा, फिर वही चीज बोल रहे हैं आप, जो टैक्स वालों ने डिमांड नोटिस भेजा है उसको रीड कर ले ताकि पता चले किस बेस पे डिमांड कर रहे हैं और हम अपने इंडिपेंडेंट एडवाइजर को वो दिखा के पूछ सकें कि नॉर्मली इस तरह के केसेस में पेनल्टी अलाउ होती है कि नहीं. अच्छा, तो इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है? अनमोडिफाइड ओपिनियन एमसीओ मैटर लिटिगेशन की वजह से. ठीक है, नॉर्मली टैक्स मैटर्स के ऊपर एमसीओ मैटर नहीं है, लेकिन ये चूंकि सिग्निफिकेंट है, एक ही टैक्स लिटिगेशन है, इसलिए एमसीओ मैटर आ सकता है. अगर आप एमसीओ मैटर नहीं तो की ऑर्डर मैटर कम से कम जरूर आना चाहिए, सिर्फ अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं लिखना. सेकेंड, ऑन 20 सितंबर 2019 ए कहा था तो ये भी ए में शामिल है. ए क्या था? ईच मैं अपनी बात में कायम हूं, सिर्फ यही करेंगे. ऑन 20 सितंबर 2019 ईयर एंड के बाद है. ईयर एंड, वन ऑफ द वेयर हाउस ऑफ BL caught fire destroying entire inventory, furniture, fixture and equipment. वन ऑफ द वेयर हाउस कह रहा है, बहुत से में से एक जला. स्टूडेंट कहता है सर गोइंग कंसर्न. अच्छा, अगर एक ही वेयर हाउस होता ना फिर भी देखते हैं इंश्योरेंस करवाइए कि नहीं, फिर गोइंग कंसर्न पे. हर दफा आग पे गोइंग कंसर्न पे नहीं जम लगानी. बुक वैल्यू ऑफ डिस्ट्रॉयड एसेट्स एट द टाइम ऑफ फायर वर ₹100 million. BL has lost a claim with the insurance company. फायर के भी और इंश्योरेंस के भी, जो भी आपने बताया. देखा, प्रैक्टिस की है ना तो बस अब आप लिंक करवा दिया. आपने मुझे इतना बता दिया डिस्पोजल के प्रोसीजर सर, फायर के, अच्छा ये वही केस नहीं है, रीड हो गया जो पहले गया. तो सेम वही है. इसका मतलब है ये तो प्रैक्टिस किया ही नहीं हमने. अगला सवाल कर लेते हैं. ठीक है, ठीक. लेकिन फिर एक वादा करें कि जो क्वेश्चन हमारी असाइनमेंट में से रह गए हैं, जो मॉर्निंग में लेक्चर में असाइनमेंट दी थी और डिस्कस नहीं हो सके, वो लाजमी आप लिख के लाएंगे. वॉल्यूम 2 के ये ना वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम 1 का भी एक था,
42। शाबाश शाबाश, ये मैंने कल लाजमी चेक करने हैं, इसके बगैर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव नहीं होगी। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।